M777 होवित्जर एक बड़ी और भारी तोप है जिसका वजन 4 टन से भी ज्यादा है। इसमें न तो इंजन है और न ही कोई कवच, और उन्नत टारगेटिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम होने के बावजूद यह अब भी एक बहुत पारंपरिक सैन्य उपकरण है। तो सैद्धांतिक रूप से यह रूस यूक्रेन युद्ध में अपेक्षाकृत बेकार होना चाहिए। एक ऐसा संघर्ष जिसमें अब उन्नत मानव रहित हवाई वाहनों और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का दबदबा है। आखिरकार जब उसके कामिकाज़े ड्रोन आसमान में झुंड बनाकर छा रहे हों, रूस को अपने दुश्मन की तोपखाने को आसानी से ढूंढने और नष्ट करने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी हिम्मत, नवाचार और बुद्धिमान अनुकूलन के मिश्रण से यूक्रेन ने इस दिखने में बेकार हथियार को अपनी शस्त्रागार का एक अमूल्य और घातक हिस्सा बना दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम देखें ये कैसे हुआ, आइए उस हथियार पर करीब से नजर डालते हैं जिसकी बात हो रही है। M777 होवित्जर 155 मिमी की खींचकर ले जाई जाने वाली तोप प्रणाली है जिसे ब्रिटिश रक्षा कंपनी BAE सिस्टम्स द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हालांकि इसके लगभग 70% हिस्से वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाए जाते हैं और उत्पादन तथा एकीकरण का काम UK और US दोनों में होता है। M777 की पहली इकाइयां 2000 के शुरुआती वर्षों में उत्पादन लाइन से निकलनी शुरू हुई और तभी से ये सेवा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, भारत, सऊदी अरब और यूक्रेन की जमीनी सेनाओं के पास ये है और M777 ने पहली बार अफगानिस्तान युद्ध में भाग लिया था। इनका इस्तेमाल इराक युद्ध, सीरियाई गृह युद्ध, यमनी गृह युद्ध और अब रूस यूक्रेन युद्ध में भी किया गया है। बार बार इन्होंने अपनी जबरदस्त प्रभावशीलता साबित की है और जब आप M777 की तकनीकी विशेषताओं को देखते हैं तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले, हालांकि ये आकार में बड़े और भारी लगते हैं, लेकिन ये पुराने मॉडलों की तुलना में काफी हल्के हैं। अगर सटीक बात करें तो 4.2 टन वजन के साथ M777 उस 7.15 टन वजनी M198 होवित्जर से 41% हल्की है, जिसे बदलने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। ये मुख्य रूप से इस वजह से है कि इसके डिजाइन के बड़े हिस्सों में अपेक्षाकृत हल्के टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने पूर्ववर्ती से हल्की है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। इसे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस या C-5 गैलेक्सी से भी ले जाया जा सकता है और इसे जमीन पर भी FMTV और MTVR जैसे टैक्टिकल वाहनों की मदद से खींचा जा सकता है। M777 की अधिक आधुनिक डिजाइन का मतलब यह भी है कि इसे चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। पुराने मॉडलों को चलाने के लिए 9 सदस्यों तक की टीम की जरूरत होती थी, जबकि M777 सिर्फ 5 लोगों या आपात स्थिति में 3 लोगों की छोटी टीम से भी काम चला सकता है। यूं कहे तो M777 का सबसे बड़ा फायदा इसकी सटीकता है। उन्नत डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और GPS निर्देशित गोला बारूद का उपयोग करते हुए इसमें 25 मील यानी 40 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को बेहद सटीकता के साथ और बहुत ही कम गलती की संभावना के साथ मारने की क्षमता है। कुछ विशेषज्ञों ने इसकी सटीकता के कारण इसे विशाल स्नाइपर राइफल कहा, जो अन्य होवित्जर से दूर के लक्ष्यों को बेहतर निशाना बनाती है। फिर है M777 की बहुमुखी क्षमता। ये विभिन्न प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है, जिसमें M982 स्मार्ट आर्टिलरी शेल शामिल है, जो 24 किलोमीटर दूर से भी अपने लक्ष्य के 10 मीटर के भीतर गिर सकते हैं। ये M549 एक रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल, बोफोर्स गाइडेड आर्टिलरी क्लस्टर राउंड, M1128 बेस अब लीड प्रोजेक्टाइल और एक्सटेंडेड रेंज XM113 राउंड भी दाग सकता है। अप्रैल 2022 में युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद यूक्रेन को अमेरिका से 90 M777 सिस्टम मिले। साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ यूनिट्स दी। आने वाले महीनों और वर्षों में और भी सिस्टम पहुंचे। अमेरिका ने कई मिलियन पारंपरिक और विशेष गोले उपलब्ध कराए हैं, जैसे M718 रिमोट एंटी आर्मर माइन, रैम, जो एक ऐसा आर्टिलरी शेल है जिसके अंदर एंटी टैंक माइनें होती हैं। शुरुआत में यूक्रेनी सैनिकों को इन सिस्टम्स के उपयोग में दिक्कतें थी, पर जल्दी ही ये बहुत प्रभावी साबित हुए। वास्तव में 2024 की शुरुआत तक
M770-7 को इस संघर्ष में शायद सबसे निर्णायक हथियार के रूप में देखा जाने लगा था। उस समय युद्ध में तोपखाना सबसे घातक हथियार था, जो दोनों पक्षों की करीब 80% हताहतों का कारण था। फरवरी 2024 के अनुमान बताते हैं कि तोपखाना प्रणालियों ने कुल मिलाकर लगभग 4 लाख सैनिकों को सीधे मार दिया या घायल कर दिया था। और अपने पास कई पश्चिमी हथियार प्रणालियां होने के बावजूद, जिनमें फ्रांसीसी सीजर 155 मिमी स्वचालित हॉवित्जर, अमेरिकी M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाइमार्स और M109 पैलेडिन स्वचालित गन शामिल हैं, यूक्रेनी तोपखाना टीमों के बीच M770-7 शायद सबसे अधिक मूल्यवान मानी जाती थी, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत आसान था। ये बहुत सटीक और बहुत भरोसेमंद थी और बार बार अपनी उपयोगिता साबित करती रही थी। फरवरी 2023 में क्रेमलिन की सेनाएं डोनबास के छोटे शहर वोलोदार पर कब्जा करने के लिए आक्रामक रूप से बढ़ रही थी। रूसी सैनिकों और वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों की भारी संख्या ने उस इलाके पर धावा बोल दिया। एक हमले में टैंकों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और बख्तरबंद कर्मी वाहनों का बड़ा काफिला एक संकरे रास्ते से जबरन निकलने की कोशिश कर रहा था। M770-7 ने उन्हें बड़ी आसानी से चुन चुनकर मार गिराया। सिर्फ थोड़े ही समय में 30 से ज्यादा भारी हथियार प्रणालियां नष्ट कर दी गई, जिसमें यूक्रेन ने अमेरिकी निर्मित M718 रैम शेल्स का इस्तेमाल करके टैंकों और एपीसी को आसानी से तबाह कर दिया। फ्रंट लाइन के अन्य स्थानों पर भी ऐसी कई कहानियां थी, लेकिन समय के साथ युद्ध ने नया मोड़ लिया और कई विशेषज्ञों को M770-7 के लिए सबसे बुरा डर सताने लगा। रूस ने पारंपरिक जमीनी युद्ध और मशीनी हमलों पर कम निर्भर होकर अब पहले से ज्यादा मानव रहित हवाई वाहन UAV तैनात करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने भी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से युद्ध की इस शैली की ओर रुख किया। दुश्मन के हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने खुद के ड्रोन का जखीरा विकसित किया और तैनात किया। जब हजारों ड्रोन फ्रंट लाइन पर उड़ते हैं, तब भारी तोपखाने के सिस्टम बड़े आसान निशाने बन जाते हैं, जिन्हें मानो नक्शे से हटाया जाना है। यूक्रेन अब अपनी M770-7 तोपों को कहीं भी तैनात कर दुश्मन की टुकड़ियों पर गोलाबारी नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसे ऊपर से आने वाले खतरे के लिए लगातार सतर्क रहना पड़ता था। रूस के शाहिद ड्रोन और अन्य विस्फोटक UAV की खास भनभनाहट की आवाज को लगातार सुनते रहना पड़ता था, क्योंकि जहां M770-7 निश्चित रूप से भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, वहीं इसे खुद ज्यादा नुकसान सहने के लिए नहीं बनाया गया है। उदाहरण के लिए, इसमें अपनी खुद की बख्तरबंदी या अन्य सुरक्षा उपाय नहीं है और सही जगह पर एक ड्रोन का हमला पूरे होवित्जर को या तो अस्थायी रूप से या सबसे खराब स्थिति में हमेशा के लिए निष्क्रिय करने के लिए काफी है। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना था कि जैसे जैसे संघर्ष ड्रोन युद्ध की ओर बढ़ेगा, M770-7 बेकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब 2026 में भी यूक्रेनी तोपखाना टीमें नियमित रूप से 777 का इस्तेमाल कर रही है। वे इसे अब भी अपने सबसे अहम संसाधनों में गिनते हैं। प्रथम स्वतंत्र आक्रमण रेजिमेंट के एक तोपखाना दल ने माना कि अगर M770-7 न होते तो आज यूक्रेन की स्थिति काफी कमजोर होती। पहला रेजिमेंट ये भी जोड़ता है कि उसे हाल ही में इन होवित्जरों की एक नई खेप मिली है। अब हमारे पास कुछ और 770-7 होवित्जर है और ये सभी पहले से ही अपनी जगह पर तैनात है। हमें इन्हें पाकर बहुत खुशी है, क्योंकि ये सटीक है। इन तोपों ने लगातार शानदार दक्षता का प्रदर्शन किया है और यूक्रेनी टीमों ने 80% दक्षता दर की रिपोर्ट दी है। इसका मतलब है कि दागे गए अधिकांश गोले अपने लक्षित निशानों पर लगते हैं और ये रोजाना दुश्मन के टैंकों, वाहनों, सैनिकों की भीड़ और अन्य संसाधनों को नष्ट करते रहते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? रूसी ड्रोन आसमान में गश्त कर रहे हैं और उनके पास इतना बड़ा पेलोड है कि वे एक झटके में M770-7 को नष्ट कर सकते हैं। तो यूक्रेन ने इन हथियारों से लगातार और निरंतर इतना अधिक लाभ कैसे उठाया है? असल में सब कुछ अनुकूलन पर निर्भर करता है। युद्ध की स्थिति बदलने पर यूक्रेन को भी खुद को ढालना पड़ा है, लेकिन अपने M770-7 तोपों को सिर्फ रिटायर करने और यह मान लेने के बजाय कि वे अब उपयोग के लायक नहीं हैं, कीव की सेनाओं ने इसके बजाय उन्हें इस्तेमाल करने के नए, नवाचारी और बुद्धिमान तरीके खोज निकाले हैं।
लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि वे ऐसा कैसे कर रहे हैं, अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से बताते हैं। युद्ध के शुरुआती चरणों में यूक्रेन अपने 770 तोपों को फ्रंट लाइन के पास तक ले जा सकता था और दुश्मन की पोजीशनों पर लगातार फायर कर सकता था, जिससे दुश्मन के वाहनों को तबाह कर देता था। अब ड्रोन के खतरे के साथ वो तरीका काम नहीं करेगा। जैसे ही M770 एक गोला दागता है, दुश्मन सक्रिय हो जाता है। ड्रोन क्रू तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और टोही यूएवी, लैंसेट लॉइटरिंग म्यूनिशन तथा शाहिद ड्रोन का लगातार खतरा मंडराने लगता है। आसमान एक घातक शिकारगाह बन जाता है जहां दुश्मन की तोपों को खोजकर नष्ट किया जाता है, इससे पहले कि क्रू दोबारा लोड कर पाए या अगला निशाना साध पाए। नतीजतन यूक्रेन को M770 के साथ काम करने का तरीका बदलना पड़ा है। एक ही जगह पर लंबे समय तक टिके रहने के बजाय अब यूक्रेन ने फायर करके तुरंत जगह बदलने की रणनीति अपनाई है, जिसमें एक ही दिन में कई बार होवित्जर की जगह बदली जाती है और कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुका जाता। यह आसान नहीं है। पहली रेजिमेंट भी मानती है कि अनुभवी टीम के बावजूद ऐसी तोप के साथ सही जगह पहुंचना काफी हद तक किस्मत पर निर्भर है। चलते समय हमेशा पकड़े जाने का खतरा रहता है और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाते समय सभी गोला बारूद और अन्य उपकरण भी समेटने पड़ते हैं। फिर जब वे किसी नई जगह पहुंचते हैं तो तोप को फिर से सेट करने, उसे लोड करने, गोला दागने और इसी तरह की चुनौतियां होती है और उसके बाद फिर से इलाके को खाली करने की तैयारी करनी पड़ती है। ये प्रक्रिया थकाऊ है, पर हॉविट्जरों को सुरक्षित और प्रभावी रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है और फिलहाल ये काम कर रहा है। यहीं पर M770 के डिजाइन की विशेषताएं काम आती हैं। इस तथ्य की ये पुराने तोपखाने प्रणालियों की तुलना में इतना हल्का है का मतलब है कि इसे ले जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, चाहे वह कितना भी कठिन इलाका क्यों न हो। और यूक्रेनी दलों ने अपनी तोपों को स्थापित करने और उन्हें खोलने की कला में महारत हासिल कर ली है। वे इन जटिल प्रक्रियाओं को मिनटों में पूरा कर फायरिंग स्थानों पर जल्दी पहुंच और निकल सकते हैं, इससे पहले कि रूसी पता लगाएं और जवाबी हमला करें। लेकिन यूक्रेनी बल 2020 में अपनी M770 तोपों का पूरा फायदा उठाने का यह एकमात्र तरीका नहीं है। कीव की सेनाओं के पास भी कई अतिरिक्त तरकीबें हैं, जैसे कि नकली लक्ष्य आदि। सबसे साधारण और सस्ते सामानों का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें लकड़ी, कबाड़, धातु और यहाँ तक कि पुराने सीवर पाइप भी शामिल है, यूक्रेन के प्रतिभाशाली इंजीनियरों ने पूरी तरह नकली M770 तोपें बनाई हैं ताकि रूसियों को धोखा देकर वे अपने ड्रोन और हथियार बेकार कर दे। हालांकि ये नकली हथियार साधारण हिस्सों से बनाए गए हैं, लेकिन ये अक्सर हैरान कर देने वाले हद तक असली लगते हैं। उदाहरण के लिए उनमें से कुछ में हल्का सा धुआं निकलता है ताकि ऐसा लगे जैसे उन्हें हाल ही में चलाया गया हो, जबकि कुछ अन्य नकली हथियारों में साधारण हीट स्रोत जैसे बैटरी से चलने वाले हीटर या छोटे इंजन लगाए जाते हैं ताकि असली बंदूक की नली जैसी गर्मी का संकेत मिले। इससे रूसी ड्रोन के लिए उन्हें पहचानना आसान हो जाता है और वे इन्हें असली समझकर अपना समय और संसाधन बर्बाद कर देते हैं। इस बीच असली M777 पहले ही किसी और फायरिंग स्थान की ओर जा रहे हैं। कई बार ये नकली हथियार $1000 से कम में बनते हैं, लेकिन रूस इन्हें नष्ट करने में $50,000 तक के UAV खर्च कर देता है और समय के साथ ये सभी नुकसान बढ़ते जाते हैं। ये यूक्रेन युद्ध के आर्थिक पक्ष में जीतने के कई तरीकों में से एक है, जिसमें रूस पैसे, आदमी और संसाधन बर्बाद कर रहा है और बदले में कुछ भी नहीं पा रहा। यूक्रेन ने अपने M777 होवित्जर में भी कुछ काफी असामान्य बदलाव किए हैं। आज कई मॉडलों से उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और फायर कंट्रोल सिस्टम हटा दिए जाते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे तार्किक कारण है। जब M777 यूक्रेन पहुंचे तो कई में बैटरियां, टैबलेट्स और GPS सेंसर डिजाइन में लगे थे। तोप के नीचे कंपार्टमेंट में बैटरियां थी जो टैबलेट्स को पावर देती थी और दोनों टैबलेट्स गनर स्टेशनों पर लगे थे। हालांकि समय के साथ यूक्रेन ने महसूस किया कि रूस वास्तव में उन टैबलेट्स, बैटरियों और सेंसरों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल M777 की लोकेशन पता करने और उन पर हमला करने के लिए कर रहा था। लड़कों ने समझा कि इन्हें डिस्कनेक्ट करना बेहतर है। पहली रेजिमेंट के एक प्रतिनिधि ने कहा, पुराने तरीके ज्यादा असरदार हैं।
इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना रूसियों के लिए यूक्रेन की तोपें ढूंढना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे नवाचारपूर्ण समाधानों की वजह से ही यूक्रेन अब भी M777 का नियमित रूप से इस्तेमाल कर पा रहा है, ताकि दुश्मन के फ्रंटलाइन हमलों को वहीं रोक सके। बेशक इसका नकारात्मक पहलू यह है कि इससे 770 की टीम पर तोप में गोला लोड करने और निशाना साधने का दबाव भी बढ़ जाता है। गोले को बैरल के भीतर धकेलने के लिए उन्हें रैमर कहलाने वाली बड़ी मुड़ी हुई छड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो काफी मेहनत वाला काम है। गोले भारी, रॉड संभालना मुश्किल और तोपें तेज आवाज करती हैं व फिर से पोजीशन में समय लगता है। फिर भी यूक्रेन अपने दलों को और कुशल बनाने के तरीके ढूंढ रहा है। कुछ यूनिट्स को उन्नत एक्सोस्केलेटन सूट पहने देखा गया है, जिससे वे आसानी से गोले उठा और पोजीशन में रख सकते हैं बिना शरीर पर ज्यादा दबाव डाले। ऑपरेटिंग टीमें भी अपने पास उपलब्ध हथियारों और गोला बारूद की बर्बादी से बचने की पूरी कोशिश करती हैं। एक M770 7 क्रू कमांडर ने इंटरव्यू लेने वालों से कहा, हम सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ही फायर करते हैं, कोई भी अनावश्यक गोली नहीं चलाते। अगर हम तैनात होते हैं तो हम कम समय में प्रभावी ढंग से काम करते हैं, जो 2 बड़े कारणों से जरूरी है। M770 7 के कुशल उपयोग से कम गोले बर्बाद होते हैं और ज्यादा गोले लक्ष्य पर लगते हैं, जिससे रूसी सेना को अधिक नुकसान होता है और दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का कम मौका मिलता है। दूसरा, यूक्रेन बिना गोले बर्बाद किए या होवित्जर का ज्यादा इस्तेमाल किए इन्हें ज्यादा समय तक चला रहा है, क्योंकि ऐसे सिस्टम आमतौर पर ज्यादा नहीं टिकते। आमतौर पर एक M770 7 बैरल अधिकतम 2500 गोले दाग सकता है, उसके बाद उसे मरम्मत या बदलने की जरूरत होती है। यूक्रेन को सहयोगियों से सिस्टम और गोला बारूद मिलते हैं, लेकिन उसकी आपूर्ति सीमित है, इसलिए उसे उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है। उसे हर एक फायर को असरदार बनाना होता है और वो बस यूं ही गोले दागने का जोखिम नहीं उठा सकता, ये सोचकर या दुआ करके कि उनमें से कुछ अपने लक्ष्य पर लग जाएं। इसके बजाय उसके दल बहुत ही समझदारी से काम लेते हैं, अपने लक्ष्यों का चयन करते हैं और सही समय पर सटीक निशाना लगाते हैं, और इसी वजह से वे इतनी जबरदस्त दक्षता दर हासिल कर पाते हैं। कुछ दल तो 95% तक की सटीकता दर की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ बहुत ही कम गोले अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ये खुद M77 की बेहतरीन डिजाइन और उसके यूक्रेनी ऑपरेटरों के धैर्य और अनुशासन का प्रमाण है। बेशक उन्हें अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फायर करके तुरंत हटने की रणनीति और बेहतर तैनाती के बावजूद ड्रोन हमेशा खतरा है। विभिन्न एंटी ड्रोन सुरक्षा उपाय सीधे हमलों और तोपों के नष्ट होने के खतरे को कम करने में मदद करते हैं, जिनमें तोपों के ऊपर लगाए गए ड्रोन नेट्स भी शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकें ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर उन्हें लक्ष्य से भटका सकती है। वही काउंटर बैटरी रडार और ड्रोन निगरानी नेटवर्क क्रू को रूस के पलटवार की तैयारी की सूचना देते हैं। यूक्रेन अत्यंत सावधानी से अपने फायरिंग स्थान चुनता है, होवित्जर को सुरक्षित किलेबंद जगहों पर ही तैनात करता है, जो खुली जगहों की तुलना में ड्रोन और दुश्मन की तोपों की गोलाबारी के सामने कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद सभी M777 युद्ध के मैदान से सुरक्षित नहीं लौटते। सौभाग्य से यूक्रेनी इंजीनियर क्षतिग्रस्त यूनिटों की मरम्मत कर उन्हें फिर से युद्ध में भेजने में माहिर हैं। एक सैनिक ने बताया कि हमारे होवित्जर पर लैंडसेट ड्रोन, ग्रैड रॉकेट और क्रास्नोपोल शेल से हमले हुए, लेकिन हम उन्हें हमेशा ठीक कर लेते हैं। कुछ मामलों में जब उन्हें युद्ध के दौरान जल्दी मरम्मत करनी होती है, तो यूक्रेनी टीमें इसके लिए जानी जाती हैं कि वे जो भी स्पेयर पार्ट्स मिल जाएं, उनका इस्तेमाल करके कई अलग अलग यूनिटों के हिस्सों से बने फ्रैंकस्टीन गन तैयार कर लेते हैं। अन्य मामलों में क्षतिग्रस्त तोपखाने प्रणालियों को मरम्मत फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां प्रतिभाशाली टीमें और मैकेनिक चमत्कार करते हैं ताकि ये दशकों पुराने हथियार फिर से लगभग नए जैसे हो जाएं। एक यूक्रेनी सैनिक ने कहा कि यह अफगानिस्तान और इराक युद्ध के लिए बना था, लेकिन लड़ाई में हम इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कई बातें खुद समझ लेते हैं। संक्षेप में यही यूक्रेन की युद्ध की कहानी है, जिसे हमेशा अच्छे हालात नहीं मिले। हर स्थिति के लिए इसके पास हमेशा आदर्श उपकरण नहीं रहे हैं और इसे एक बहुत ही गतिशील प्रकार के युद्ध का सामना करना पड़ा है, जो अपने शुरुआती चरणों से कई साल बाद पूरी तरह बदल गया है। मुश्किल हालात के बावजूद इसने बार बार मुश्किल हालात को मात दी और चीजों को अपने हक में काम में लाने के तरीके ढूंढे।
इसने दिखने में बेकार या पुरानी हो चुकी संपत्तियों को अपनी सैन्य मशीन के अनमोल हिस्सों में बदल दिया है और अब इसका फायदा भी उठा रहा है, क्योंकि M77 लगातार रूसी ठिकानों पर गोलाबारी कर रहे हैं और क्रेमलिन की सेनाओं के लिए अफरा तफरी मचा रहे हैं। इस वीडियो में यूक्रेन के सैन्य नवाचार के बारे में और जाने, जिसमें दिखाया गया है कि कीव के सैनिकों ने रूस के लड़ाकू विमान बेड़े पर लंबी दूरी का विनाशकारी हमला कैसे किया, या इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके कि युद्ध की दिशा किस तरह से यूक्रेन के पक्ष में बड़े पैमाने पर बदल गई है। अंत में द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस संघर्ष व अन्य संघर्षों की जानकारियां, विश्लेषण और विस्तृत रिपोर्टें मिलती रहें।